20 दिसंबर 1946 सुबह के 4 बजे गांधी जी के ट्रांसलेटर निर्मल कुमार बोस उनके कमरे की ओर बढ़ते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उनकी नजरों के सामने जो दृश्य होता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। 77 साल के गांधी जी अपनी 19 वर्षीय की पोती मनु गांधी के साथ बिना कपड़ों के सोए हुए थे। मनु करना नहीं चाहती थी, लेकिन गांधी को मना भी नहीं कर सकती थी। जहां देश का एक बड़ा समूह उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित करता है, वहीं एक दूसरा समूह ऐसा भी है जो गांधी जी को महात्मा कहने पर भी सवाल उठाता है। मैंने कभी इनकार नहीं किया कि राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के टुकड़े करवाने में उनका हाथ रहा। वैसे तो गांधी जी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन वे किताबें उनके उन सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात नहीं करती जिनमें वे लड़कियों के साथ बिना कपड़ों के सोया करते थे। ना ही उन किताबों में गांधी जी के नस्लवाद पर क्या विचार थे उसका कोई जिक्र है। उनके कई सहयोगियों ने इसे परेशान करने वाला बताया और उनसे इसे बंद करने की अपील की, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग गांधी के जीवन के इस अध्याय के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज द भारत फाइल्स जो आपको बताने जा रहा है वो आपको हैरान कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है और शायद गांधी के बारे में आपकी अब तक की सोच पर सवाल खड़े कर दे। तो आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या कर रहे थे और क्यों ये पूरा मामला आज भी इतना विवादित माना जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. दोस्तों गांधी जी की शादी महज 13 साल की उम्र में 14 वर्षीय कस्तूरबा से हुई थी। उम्र भले ही कम थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरा लगाव था। शायद यही वजह थी कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वे अपनी पत्नी के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उन्हें पढ़ाने की इच्छा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर सके। लेकिन समय के साथ गांधी जी ने इस प्राकृतिक मानवीय इच्छा को अपनी कमजोरी मानना शुरू कर दिया। इसकी वजह एक ऐसी घटना बनी जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे तब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गांधी जी की थी, लेकिन वे अपने चाचा को वहां छोड़कर कस्तूरबा के पास चले गए। गांधी जी लिखते हैं कि उसी दौरान जब वे अपनी पत्नी के साथ थे उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उनके मन में गहरा अपराध बोध पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि उस कठिन समय में वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसके बाद उन्होंने अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया और उसे दूर होने की कई बार कोशिश की। हालांकि ये आसान नहीं था। 1888 में उनके पहले बेटे हरिलाल का जन्म हुआ। उसी वर्ष वे पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने ब्रह्मचर्य के विचारों का अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद 1892 में दूसरे बेटे मणिलाल का जन्म हुआ। बाद में दक्षिण अफ्रीका में उनके 2 और बेटे रामदास और देवदास हुए। गांधी जी ब्रह्मचर्य अपनाना चाहते थे, लेकिन वे स्वयं भी इस विषय को लेकर दुविधा में थे। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से ये तक पूछा था कि क्या उन्हें अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध पूरी तरह छोड़ देने चाहिए। 1907 में अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा कि समझदार हिंदुस्तानियों को विवाह नहीं करना चाहिए और यदि विवाह करें भी तो संभोग से बचना चाहिए। लेकिन विडंबना ये थी कि गांधी जी ने 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तब वो साउथ अफ्रीका में थे और 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे विवादित अध्याय, उनके ब्रह्मचर्य से जुड़े प्रयोगों की वजह से। तो उनके आश्रम में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन वे अपने आश्रम में अपने फैंस को एक साथ सोने और नहाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हालांकि उन्हें चेस्टिटी बनाए रखनी होती थी। चेस्टिटी बनाए रखने का मतलब था शारीरिक रूप से पवित्र बने रहना। गांधी जी के आश्रम में विवाहित दंपतियों का एक साथ सोना और रहना भी प्रतिबंधित था। वहां एक नियम था कि जब भी किसी के मन में शारीरिक इच्छाएं उत्पन्न होती तो उसे ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता ताकि उन इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सके। बच्चों को फार्म के कामों में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता था। उन्हें जो थोड़ी बहुत सेमी फॉर्मल स्कूली शिक्षा मिलती थी वो इस कठिन मेहनत के बाद ही मिलती थी। वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और किसके साथ रहेंगे, सब कुछ नियंत्रित होता था। उनकी व्यक्तिगत पसंद लगभग छीन ली गई थी और इसी कारण वे गांधी जी पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। एक आश्रमवासी के अनुसार हम गांधी जी पर इतने निर्भर हो गए थे कि हर छोटी छोटी बात उनसे पूछते थे। बाबू कितना तेल लगाऊं, सिर मुंडवा लूं, सोयाबीन पेस्ट 1 चम्मच लूं या 2 चम्मच। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि गांधी जी ने अलग अलग जगहों से लोगों को अपनी ईगो को संतुष्ट करने और अपने प्रयोगों में गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन किशोरावस्था में शारीरिक आकर्षण होना सामान्य बात है। आश्रम में कुछ लड़कों और लड़कियों के बीच यौन संबंधों का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी गांधी जी को हो गई। उन्होंने लड़कों का विरोध किया और फिर सोचने लगे कि लड़कियों के साथ क्या किया जाए। उन्होंने तय किया कि लड़कियों पर ऐसा शारीरिक निशान छोड़ा जाए जिससे उन्हें सबक मिले और लड़कों के लिए भी वो एक चेतावनी बन जाए। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन लड़कियों के बाल काट दिए जाएं। लड़कियों ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने आश्रम की महिलाओं का समर्थन हासिल किया और उन लड़कियों के बाल अपने हाथों से काट दिए ताकि लड़के उनके कटे हुए बाल देखकर दोबारा ऐसा काम करने से बचें। दोस्तों आसान भाषा में समझें तो गांधी जी के आश्रम में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। गांधी जी ब्रह्मचर्य को आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण नियम मानते थे।
एक बार उनके बेटे मणिलाल गांधी का आश्रम की एक युवती के साथ प्रेम संबंध सामने आया। इस घटना से गांधी जी बेहद आहत हुए। उन्होंने इसे केवल अपनी बेटे की गलती नहीं बल्कि अपनी नैतिक विफलता भी माना और 7 दिनों का प्रायश्चित उपवास रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आश्रम वासियों से कहा कि इस घटना से सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसा होना उनके लिए कितना पीड़ादायक है। बताया जाता है कि उनके बेटे ने भी उपवास रखने की इच्छा जताई। हालांकि गांधी जी ने कहा कि यदि इस प्रायश्चित के दौरान उनके बेटे की मृत्यु भी हो जाए तो वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके लिए सिद्धांत और अनुशासन सर्वोपरि थे। फिर करीब 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और चरखे के माध्यम से आम जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। 1931 में गांधी जी दूसरी गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन गए। उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। वे अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रभावशाली नेता बन चुके थे। गांधी जी इसे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक जीत मानते थे। उनका विश्वास था कि ये शक्ति उन्हें ब्रह्मचर्य के अभ्यास से मिली है, इसलिए वे चाहते थे कि हर सत्याग्रही भी उसी तरह आत्मसंयम और शुद्धता का पालन करे। फिर 1944 में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के निधन के बाद गांधी जी ने इन प्रयोगों को एक नई और कहीं अधिक विवादित स्तर पर पहुंचा दिया। असल विवाद 1946 में शुरू हुआ, जब गांधी जी पूर्वी बंगाल के नोआखाली पहुंचे, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। उस समय भारत अपने इतिहास के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे थे और गांधी जी वहां इस हिंसा को रोकने के लिए गए थे। लेकिन गांधी जी को लगने लगा कि जिन तरीकों से वे भारत को आज़ाद और एकजुट करना चाहते थे वे अब काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया, मेरी अहिंसा काम क्यों नहीं कर रही? मैं इस खून खराबे को क्यों नहीं रोक पा रहा? धीरे धीरे गांधी जी ने देश की इस स्थिति को अपने व्यक्तिगत संघर्ष से जोड़ना शुरू कर दिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद वे अपनी यौन इच्छाओं पर पूरी तरह विजय हासिल नहीं कर पाए हैं। इसी सोच के साथ 77 वर्ष की उम्र में दंगों को रोकने पर पूरा ध्यान देने के बजाय गांधी जी ने युवा महिलाओं के साथ वे प्रयोग शुरू किए जिन्हें वे ब्रह्मचर्य के प्रयोग कहते थे। गांधी जी का मानना था कि यदि वे ये साबित कर दें कि उनके मन में किसी भी प्रकार की यौन भावना शेष नहीं है तो उनकी अहिंसा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और शायद देश को बचाया जा सकेगा। अब उन महिलाओं की स्थिति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि उनके बारे में जाने बिना इस पूरे विवाद को समझना संभव नहीं है। 20 दिसंबर 1946 को गांधी जी के ट्रांसलेटर निर्मल कुमार बोस ने गांधी जी को मनु गांधी के साथ निर्वस्त्र अवस्था में सोते हुए देखा। मनु गांधी गांधी जी के भाई के पोते की बेटी थी, यानी रिश्ते में उनकी पोती थी। उस समय मनु गांधी की उम्र केवल 18 वर्ष थी। वो 15 साल की उम्र से ही गांधी जी के साथ रह रही थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनके पास ना कोई दूसरा परिवार था, ना पैसे और ना ही कहीं और जाने की जगह। गांधी जी उनके लिए एक अभिभावक जैसे थे। अपनी डायरी में मनु गांधी ने लिखा कि गांधी जी के साथ सोते समय उन्हें कोई असहजता महसूस नहीं होती थी। उन्होंने लिखा कि वे गांधी जी को एक माँ की तरह देखती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई माँ अपने बच्चे से अपने सामने निर्वस्त्र होने के लिए कहेगी? एक माँ तो हमेशा अपने विश्वासों से पहले अपने बच्चे के हित और उसकी भलाई को प्राथमिकता देती है। गांधी जी की मृत्यु के बाद मनु गांधी अपने गाँव लौट गई। उन्होंने अगले 21 साल अकेले बिताए। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और ना ही उनके कोई बच्चे हुए। 44 वर्ष की उम्र में टीबी के कारण उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि लंबे समय तक तनाव और अकेलेपन ने भी उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इसी तरह आभा गांधी, जिनकी उम्र उस समय केवल 17-18 वर्ष थी, गांधी जी के परपोते कनु गांधी की पत्नी थी। बताया जाता है कि गांधी जी ने उन्हें भी इन प्रयोगों में शामिल होने के लिए राजी किया। गांधी जी के अपने लेखन में भी उल्लेख मिलता है कि आभा इन प्रयोगों में सहज नहीं थी और मुख्यतः इसलिए शामिल हुई क्योंकि वे गांधी जी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। पति कनु गांधी भी इन प्रयोगों से असहज थे, लेकिन क्या वे वास्तव में गांधी जी से सवाल कर सकते थे? शायद नहीं। गांधी जी की मृत्यु के बाद आभा और कनु दोनों ने अपना पूरा जीवन गांधी जी की विरासत को संजोने में लगा दिया। उन्होंने गांधी जी की तस्वीरों, दस्तावेजों और यादों को संरक्षित करने का काम किया। अब बात करते हैं डॉक्टर सुशीला नायर की। जब ये प्रयोग अपने चरम पर थे तब उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, लेकिन वे अपने 20वें दशक से ही गांधी जी के बेहद करीब थी। कई विवरणों के अनुसार वे कभी कभी गांधी जी के साथ स्नान भी करती थीं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और न ही अपना अलग परिवार बसाया। उनका पूरा जीवन गांधी जी की सेवा और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में बीता। गांधी जी की मृत्यु के बाद वे भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी। उन्होंने गांधी जी के नाम पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किए, उनके दस्तावेज सुरक्षित रखे और उनकी रचनाओं का अनुवाद कराया। वे 87 वर्ष तक जीवित रहीं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी पहचान हमेशा गांधी जी से जुड़ी रही।
इसी तरह प्रभावती नारायण और कंचन शाह जैसी महिलाओं के बारे में भी कहा जाता है कि वे पूरी तरह सहज नहीं थीं, लेकिन गांधी जी के प्रति निष्ठा के कारण इन प्रयोगों का हिस्सा बनी, जिसकी व्यक्तिगत कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। निर्मल कुमार बोस, जिन्होंने इन घटनाओं को करीब से देखा था, उन्होंने लिखा कि इन महिलाओं के बीच एक जटिल भावनात्मक स्थिति बन गई थी। वे गांधी जी का स्नेह और ध्यान पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थी, जिससे उन पर मानसिक प्रभाव पड़ता था। आधुनिक मनोविज्ञान में कुछ विशेषज्ञ ऐसी स्थिति को ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं, जहां व्यक्ति उसी इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है जो उसे मानसिक या भावनात्मक पीड़ा भी पहुंचा रहा हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इनमें से किसी भी महिला ने सार्वजनिक रूप से गांधी जी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वे अंत तक उनका बचाव करती रहीं। एक तर्क ये दिया जाता है कि उनकी पहचान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा और पूरा जीवन गांधी जी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके लिए खुलकर विरोध करना आसान नहीं था। जब इन ब्रह्मचर्य प्रयोगों की जानकारी सार्वजनिक हुई तो गांधी जी के कई करीबी सहयोगियों ने इसका विरोध किया। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे सहित कई लोग इन प्रयोगों से असहज थे, लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर कायम रहे। उनका मानना था कि ये उनके सत्य के प्रयोग का हिस्सा हैं और इन्हें छोड़ना उनके ब्रह्मचर्य के विश्वास पर सवाल उठाना होगा। आखिरकार फरवरी 1947 में मनु गांधी के इन प्रयोगों से अलग होने के बाद ये सिलसिला समाप्त हो गया। गांधी जी की हत्या के बाद उनके जीवन के इस अध्याय पर बहुत कम चर्चा हुई और अधिकांश जीवनी तथा स्कूल की किताबों में इसका केवल संक्षिप्त या कोई उल्लेख नहीं मिला। हालांकि इन विवादों को जानने का अर्थ ये नहीं है कि भारत की आजादी में गांधी जी का ऐतिहासिक योगदान कम हो जाता है। ये अध्याय केवल ये याद दिलाता है कि इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तित्व भी विवादों और मानवीय कमजोरियों से पूरी तरह अछूते नहीं रहे। लेकिन गांधी जी के आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनसे असहमति जताने का साहस रखते थे। जैसे उनके बेटे रामदास गांधी ने अपनी पत्नी को गांधी जी की ब्रह्मचर्य पर लिखी किताबें पढ़ने से मना किया था। इसी तरह रामदास की बेटी सुमित्रा भी काफी समझदार और पढ़ाई में तेज थी। गांधी जी ने उन्हें औपचारिक शिक्षा लेने से रोका क्योंकि वे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे, जबकि उन्होंने स्वयं ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी जी ने सुमित्रा से कहा, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे आश्रम में आओ, मेरी सेक्रेटरी बनो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। इस पर सुमित्रा ने जवाब दिया, मैं आपकी उन घटिया सेक्रेटरियों की तरह नहीं बनना चाहती जो आपके कपड़े और बर्तन धोती हैं, आपका खाना व्यवस्थित करती हैं, आपके अपॉइंटमेंट संभालती हैं और लोगों को अंदर बाहर करती हैं। बाद में सुमित्रा ने यह भी कहा कि नेहरू जैसे श्रेष्ठ लोग कभी उनके दादाजी के सेक्रेटरी नहीं बने। वे इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे और स्वतंत्र सोच रखते थे। सुमित्रा ने गांधी जी की बात नहीं मानी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे अमेरिका गईं और उसके बाद भारत लौटकर IAS अधिकारी बनी तथा आगे चलकर राज्यसभा सदस्य भी रहीं। पर हाँ, ये भी सच है कि गांधी जी ने इन प्रयोगों को कभी किसी से छिपाया नहीं। वे मानते थे कि वे सही हैं और चाहते थे कि लोग इन्हें भी समझें। शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक व्यक्तित्व देवता नहीं, इंसान थे और इंसानों का जीवन कभी पूरी तरह काला या सफेद नहीं होता। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप गांधी जी के ब्रह्मचर्य वाले प्रयोग पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।